अगर एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन किया जाए जहां बहुत घना अंधेरा है, धूल का गुबार उड़ रहा है और एक ऐसी खाई है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस खतरनाक माउंटेन पास पर एक मिलिट्री कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है। जो कि एक नॉर्मल या कहें तो टिपिकल मिलिट्री सिनेरियो लगता है सुनने में। हाँ बिल्कुल, पहिए पथरीले रास्ते पर अपनी पकड़ बना रहे हैं, इंजन की आवाज पूरी घाटी में गूंज रही है। लेकिन इस पूरे नज़ारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन गाड़ियों के अंदर कोई इंसान बैठा ही नहीं है। ओह, मतलब कोई ड्राइवर नहीं है वहाँ? एग्जैक्टली, आई मीन कोई स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है वहाँ। ये एक प्योर रोबोटिक बैटलफील्ड का नज़ारा है जो किसी रिमोट कंट्रोल खिलौने की तरह नहीं चल रहा। ये अपने आसपास के माहौल को खुद सेंस करके खुद डिसीजंस लेकर आगे बढ़ रहा है। इन कॉम्प्लेक्स रोबोटिक सिस्टम्स की यहाँ बात हो रही है ना, उन्हें प्योरली ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है। राइट। इनका सबसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये बिना किसी ह्यूमन इनपुट के अपने एनवायरनमेंट को समझने और वहां नेविगेट करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस की टेक्निकल भाषा में इन्हें आमतौर पर एजीवीज यानी ऑटोनॉमस ग्राउंड व्हीकल्स या फिर यूजीवीज कहते हैं, यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स। तो इस गहरे विश्लेषण का आज का मेन मकसद यही समझना है कि आखिर एक मशीन को पूरी तरह से ऑटोनॉमस बनाता क्या है। हाँ, क्योंकि ये एक दिन का काम तो नहीं है। एक फुली रोबोटिक बैटलफील्ड तक का ये जो सफर है, ये किन स्टेजेस से होकर गुजरता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑटोनॉमी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसे बस एक स्विच ऑन करके एक्टिवेट कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं। आई मीन इसे मेजर करने का, समझने का कोई तो ग्लोबल बेंचमार्क होगा ना, ताकि सभी इंजीनियर्स और मिलिट्री प्लानर्स एक ही भाषा में बात कर सकें। हाँ, एक यूनिवर्सल बेंचमार्क का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि देखा जाए तो इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी अपनी गाड़ी को ऑटोनॉमस बोल सकती थी मार्केटिंग के लिए, हाँ वो तो है, फिर तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जैक्टली। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए SAE J3016 स्टैंडर्ड डेवलप किया गया। ये एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो ऑटोनॉमी को लेवल 0 से लेकर लेवल 5 तक टोटल 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटता है। अच्छा, 6 अलग हिस्से। हाँ, और ये पूरा डिवीजन इस एक फंडामेंटल सवाल पर बेस्ड है कि गाड़ी को चलाने में ह्यूमन ड्राइवर का इन्वॉल्वमेंट और मेंटल लोड कितना है। अगर इस इवोल्यूशनरी स्केल को एक स्टोरी की तरह देखा जाए तो शुरुआत तो उस बेसलाइन से होती है जहां कंट्रोल पूरी तरह इंसान के पास है, यानी लेवल 0, राइट? बिल्कुल। लेवल 0 में मशीन सिर्फ एक मैकेनिकल टूल है। ज्यादा से ज्यादा सिस्टम एक ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग बजर बजा देगा, लेकिन गाड़ी को सड़क पर रखने का सारा फिजिकल और मेंटल काम तो ह्यूमन ही करता है। सही कहा। और लेवल 1 में भी कुछ खास फंडामेंटल शिफ्ट नहीं होता, बस एक छोटी सी मदद मिल जाती है, जैसे हाईवे पर क्रूज कंट्रोल जो स्पीड मेंटेन कर लेता है, पर स्टीयरिंग अभी भी ह्यूमन के ही हाथ में होती है। राइट, तो ये दोनों तो बहुत ही बेसिक हो गए। हाँ, वो फाउंडेशनल लेवल्स हैं जहां ड्राइविंग टास्क इंसानी लीड कर रहा है। असल कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रस्ट का इशू तब शुरू होता है जब हम लेवल 2 यानी पार्शियल ऑटोमेशन पर आते हैं। ओके, तो यहाँ क्या बदलता है? इस स्टेज में सिस्टम थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। वो एक ही वक्त पर गाड़ी की स्पीड और स्टीयरिंग दोनों को संभालने लगता है। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? सिस्टम गाड़ी तो चला रहा है, लेकिन ह्यूमन ड्राइवर को पूरी तरह यानी 100% अटेंटिव रहना पड़ता है। ये तो अजीब बात है। अगर इस कॉन्ट्रडिक्शन को एक बैटलफील्ड सिनेरियो में सोचें तो ये एक ऐसे सोल्जर की तरह है जिसने गाड़ी चलाते वक्त स्टीयरिंग व्हील से अपने दोनों हाथ हटा लिए हैं, उसके पैरों के नीचे पेडल्स नहीं हैं, लेकिन उसकी आंखें लगातार बिना पलके झपकाए सड़क पर टिकी हुई हैं। एग्जैक्टली, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं भटक सकता। उसको मेंटली उतना ही एग्जॉस्टेड फील होगा जितना मैनुअली ड्राइव करते वक्त, क्योंकि वो जानता है कि ये सिस्टम किसी भी माइक्रोसेकंड में फेल हो सकता है और कंट्रोल वापस उस पर डाल देगा। फिजिकल टास्क मशीन कर रही है, पर कॉग्निटिव लोड अभी भी इंसान पर है। और यही कॉग्निटिव लोड इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बॉटलनेक है। इंसान का दिमाग इस तरह से वायर्ड नहीं है कि वो घंटों तक किसी ऐसी चीज को पैसिवली मॉनिटर करे जो मोस्टली सही चल रही हो। हाँ, बोर्डम से ध्यान भटकना तय है। बिल्कुल। इसी वजह से हम ऑटोनॉमस टेक के सबसे मैसिव और डेंजरस शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे लेवल 3 या कंडीशनल ऑटोमेशन कहा जाता है। ओके, लेवल 3 यहाँ क्या नया होता है? यहाँ आकर ह्यूमन और मशीन के बीच का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह बदल जाता है। लेवल 3 में सिस्टम खुद ही ड्राइविंग के सारे टास्क्स करता है और सबसे बड़ी बात, वो खुद ही एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है। वेट, रियली? ये तो एक फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट लग रहा है। यानी लेवल 0 से लेवल 2 तक भले ही मशीन ब्रेक लगा रही हो या स्टीयर कर रही हो,
पर आसपास की दुनिया को देखने और खतरे को पहचानने की जिम्मेदारी इंसान की थी। हाँ, एग्जैक्टली। वो अपने बायोलॉजिकल सेंसर्स यानी अपनी आंखों और कानों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन लेवल 3 पर आकर मशीन ने एनवायरनमेंट को देखने का काम अपने ऊपर ले लिया। अब इंसान लिटरली पीछे बैठकर किताब पढ़ सकता है या आगे मैप देख सकता है, क्योंकि बाहर देखने की ड्यूटी अब मशीन की है। सही बात है। पर इस आजादी के साथ ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन जुड़ी है। अच्छा, किस तरह की कंडीशन? अगर सिस्टम कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फेस करता है जो उसकी प्रोग्रामिंग के बाहर है, जैसे किसी अजीब तरह का रोड ब्लॉक आ गया या एक्सट्रीम वेदर हो गया, तो वो तुरंत वार्निंग देगा और ह्यूमन को एकदम से कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। मतलब मशीन बस ये बोलेगी कि मुझे नहीं समझ आ रहा आगे क्या है, अब तुम चलाओ। हाँ, बेसिकली यही होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आता है मुझे। क्या फ्लो? अगर मैं एज ए ह्यूमन एनवायरनमेंट मॉनिटर ही नहीं कर रही थी और अचानक से मुझे एक लाइफ और डेथ सिचुएशन में कंट्रोल दे दिया जाए, तो मेरे दिमाग को कॉन्टेक्स्ट समझने में वक्त लगेगा ना। बिल्कुल लगेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ह्यूमन ब्रेन को लगने वाले वो 3 से 4 सेकंड्स ही किसी एक्सीडेंट या कॉम्बैट एम्बुश के लिए काफी है। ये कंडीशनल ऑटोनॉमी तो एक तरह से एक बहुत बड़ा टैक्टिकल रिस्क बन सकती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये बिल्कुल वही हैंड ऑफ प्रॉब्लम है जिस पर दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इस इंटरमीडिएट स्टेज का रिस्क इतना बड़ा है कि कई टेक डेवलपर्स सीधा लेवल 4 और लेवल 5 की तरफ जंप करना ज्यादा सेफ मानते हैं। ओके, तो लेवल 4 में क्या होता है? लेवल 4 को हाई ऑटोमेशन कहते हैं। यहाँ भी गाड़ी एनवायरनमेंट खुद देखती है और खुद चलाती है। पर सबसे बड़ा फर्क यह है कि अगर इंसान इमरजेंसी में कंट्रोल ना भी ले पाए तो भी सिस्टम इंचार्ज रहता है। ओह, मतलब वो गिव अप नहीं करता। एग्जैक्टली। वो घबराकर इंसान पर जिम्मेदारी नहीं डालता। वो खुद एक सेफ जगह ढूंढकर गाड़ी रोक देगा। हालांकि लेवल 4 कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे जियो फेंस्ड एरियाज या स्पेसिफिक मौसम में ही फुली ऑटोनॉमस होता है। राइट। और इस एवोल्यूशन का आखिरी स्टॉप है लेवल 5, अल्टीमेट ऑटोनॉमी, जिसे किसी ह्यूमन ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील या किसी कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। ये एक ऐसी एंटिटी बन जाती है जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी हालात में नेविगेट कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक एक्सपर्ट ह्यूमन ड्राइवर कर सकता है। सही कहा। लेवल 5 असल में इस पूरे फील्ड का होली ग्रेल है। एक ऐसी मशीन जो खुद कंप्लीटली आजाद है। तो यहाँ पे एक बहुत नेचुरल सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। बोलिए। अगर हम लेवल 3 और उसके आगे की बात कर रहे हैं, जहाँ कॉग्निटिव लोड और एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने का काम इंसान के कंधों से हटकर मशीन के दिमाग पर आ गया है, तो वो दिमाग बिना आंखों के देखता कैसे है? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। खासतौर पर किसी मिलिट्री एनवायरनमेंट में जहाँ रास्ते पर कोई लेन मार्किंग्स नहीं होती, सड़क अचानक खत्म हो जाती है, गड्ढे होते हैं, दुश्मन के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक डिजिटल इंटेलिजेंस इस अनस्ट्रक्चर्ड केओस को समझती कैसे है? देखिए, इस केओस को सेंस करने के लिए ऑटोनॉमस व्हीकल्स किसी एक सिंगल टूल पर डिपेंड नहीं करते। इनके पास एक पूरा नेटवर्क होता है जिसे सेंसर स्वीट कहा जाता है। सेंसर स्वीट, ओके। हाँ, आप इसको गाड़ी का सेंसरी नर्वस सिस्टम मान सकती हैं। इस सेंसर स्वीट में अलग अलग लेयर्स होती हैं और हर लेयर का एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सेंसेस एक साथ मिलकर दिमाग को सिचुएशन का आइडिया देते हैं। तो इस मैकेनिकल नर्वस सिस्टम को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। जी। इसका पहला हिस्सा क्या है जो गाड़ी को अलर्ट करता है? पहला और सबसे बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है राडार और उसके साथ जुड़े प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। राडार तो एविएशन में भी काफी यूज होता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। राडार का फंक्शन रेडियो वेव्स पर बेस्ड होता है। गाड़ी लगातार अपने आसपास रेडियो वेव्स फेंकती है और जब वो वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं तो गाड़ी को पता चल जाता है कि कोई चीज वहां है। अच्छा। बारिश हो रही है या घना अंधेरा है। ये फिजिकल ऑब्स्टिकल्स और उनकी स्पीड को डिटेक्ट करने में बहुत फास्ट और रिलायबल है। एक तरह से ये गाड़ी के रिफ्लेक्सेस हैं। जैसे अंधेरे में अगर किसी के करीब कोई अचानक आए तो उसे सेंस हो जाता है। रडार उस इमीडिएट फिजिकल थ्रेट को पहचानता है बिना क्लियर विजुअल के। सही एग्जाम्पल दिया आपने। लेकिन सिर्फ स्पीड और डिस्टेंस पता होना तो काफी नहीं है ना। एक गड्ढा और एक पहाड़ दोनों ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, पर उन्हें डील करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ गाड़ी को डेप्थ और शेप की जरूरत पड़ेगी, राइट? एग्जैक्टली। और वहीं पर सेंसर स्वीट की दूसरी और शायद सबसे एडवांस्ड लेयर काम आती है जिसे लाइडार कहते हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइडार, ये कैसे काम करता है? लिडार बेसिकली गाड़ी की 3D आंखें हैं। इस टेक्नोलॉजी में गाड़ी के ऊपर लगे सेंसर से हजारों बल्कि लाखों लेजर बीम्स
हर सेकंड चारों तरफ शूट की जाती हैं। ओह वाओ, लाखों बीम्स एक सेकंड में। हाँ, जब ये लाइट बीम्स ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं, तो सिस्टम मेजर करता है कि लाइट को वापस आने में कितना टाइम लगा। इस डेटा पॉइंट से गाड़ी अपने आसपास के माहौल का एक एक्सट्रीम हाई रेजोल्यूशन मिलीमीटर एक्यूरेट 3D मैप तैयार कर लेती है। ये प्रोसेस सच में माइंड ब्लोइंग है। यानी एक ऑटोनॉमस कॉन्वॉय को सिर्फ ये नहीं पता चल रहा है कि आगे एक दीवार है, बल्कि लिडार उस दीवार का पूरा 3D टोपोग्राफी बना रहा है। बिल्कुल। उसे पता है कि दीवार कहाँ से टूटी हुई है, उसकी हाइट क्या है और उसके साइड में से गाड़ी निकल सकती है या नहीं। पर इसमें एक कैच लगता है मुझे। क्या कैच? लेजर लाइट है तो आखिर लाइट ही। अगर बैटलफील्ड पर धूल का गुबार उठा हो या दुश्मन ने स्मोक ग्रेनेड्स फेंके हों, तो वो लिडार लेजर्स उन स्मोक पार्टिकल से टकराकर वापस आ जाएंगी और गाड़ी को लगेगा कि आगे एक सॉलिड दीवार है। ये एक बहुत ही एक्यूरेट डिडक्शन है। लिडार वेदर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के सामने वल्नरेबल होता है, और यही वजह है कि इन सेंसर्स को स्टैंडअलोन यूज नहीं किया जाता। ओह, मतलब इनको कंबाइन किया जाता है। एग्जैक्टली। जब लिडार स्मोक की वजह से फेल होता है, तो रेडार आगे की क्लियर पिक्चर देता है, क्योंकि रेडियो वेव्स स्मोक को पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसके बाद तीसरी लेयर आती है कंप्यूटर विजन, यानी एडवांस्ड ऑप्टिकल कैमरास। इनका क्या काम होता है? इनका काम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का शेप देखना नहीं है, बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझना है। कॉन्टेक्स्ट से यहाँ मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट आखिर है क्या। मतलब रडार ने बताया कुछ है, लिडार ने बताया उसका आकार कैसा है, और अब कैमरा देख रहा है कि वो ऑब्स्टिकल एक पत्थर है या दुश्मन की गाड़ी है या कोई रोड साइन है। कंप्यूटर विजन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करता है। बिल्कुल सही है। पर एक मशीन के पास शेप और कॉन्टेक्स्ट होने के बावजूद उसे ये भी जानना जरूरी है कि इस वक्त वो इस बड़ी सी दुनिया में एक्चुअली खड़ी कहाँ है। हाँ, नेविगेशन के लिए पोजीशन पता होना तो बेसिक है। इसके लिए गाड़ी की इंटरनल सेंस ऑफ बैलेंस और लोकेशन की जरूरत होती है, जो आती है जीपीएस और ऑडोमेट्री से। जीपीएस सैटेलाइट नेटवर्क की मदद से गाड़ी का एग्जैक्ट ग्लोबल कोऑर्डिनेट बताता है, लेकिन मिलिट्री कॉम्बैट में तो जीपीएस जैमर का इस्तेमाल बहुत आम बात है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स दुश्मन के जीपीएस सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती हैं या स्पूफ करके गलत लोकेशन दिखाती हैं। अगर इस ऑटोनोमस सिस्टम का जीपीएस लिंक टूट गया तो वो तो पूरी तरह से ब्लाइंड और लॉस्ट हो जाएगा ना। एक आम कमर्शियल गाड़ी शायद खो जाए, पर मिलिट्री ग्रेड ऑटोनोमस व्हीकल्स में इसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम के लिए ओडोमेट्री और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स को जीपीएस के साथ पेयर किया जाता है। अच्छा, ओडोमेट्री कैसे हेल्प करती है? अगर जीपीएस जैम हो जाए तो ओडोमेट्री तुरंत टेक ओवर कर लेती है। ये सिस्टम गाड़ी के इंटरनल मैकेनिक्स पर रिलाय करता है। वो गाड़ी के पहियों की रोटेशन काउंट करता है, स्टीयरिंग का एंगल देखता है और अपनी आखिरी नोन जीपीएस लोकेशन से कैलकुलेट करता है कि गाड़ी अब तक कितने मीटर्स आगे गई है और किस दिशा में मुड़ी है। वाओ, ये तो बहुत स्मार्ट है। इसे डेड रेकनिंग कहते हैं, और ये गाड़ी को ब्लाइंडली नेविगेट करने में मदद करता है जब तक सिग्नल वापस ना आ जाए। तो अब हमारे पास डेटा के बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। रेडार से रेडियो बाउंस हो रहा है, लिडार 3D पॉइंट क्लाउड बना रहा है, कैमरास पिक्सेल्स फीड कर रही हैं और ऑडोमेट्री गाड़ी की मोशन ट्रैक कर रही हैं। हाँ, हजारों गीगाबाइट्स का डेटा हर सेकंड जनरेट हो रहा है। इस क्योस को सेंस में कन्वर्ट करने के लिए सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल ब्रेन होना चाहिए जो इस सब को एक साथ इंटरप्रेट करे। सही समझिए आप। उस डिजिटल ब्रेन को कंट्रोल सिस्टम या सेंसर फ्यूजन इंजन कहा जाता है। यही वो सिस्टम है जो गाड़ी के एक्चुअल ड्राइविंग डिसीजंस लेता है। कैसे लेता है ये डिसीजंस? इस इंजन में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और कॉम्प्लेक्स पाथ प्लानिंग मॉड्यूल्स फीड किए जाते हैं। ये हर माइक्रोसेकंड में डेटा को मिलाता है। अगर राडार कहता है रास्ता साफ है, पर कैमरा कहता है आगे एक इंसान है, तो कंट्रोल सिस्टम मिलीसेकंड्स के अंदर रिस्क इवैल्यूएट करता है और डिसाइड करता है कि ब्रेक लगानी है या स्टीयरिंग घुमाना है। राइट। यही फ्यूजन इंजन ऑटोनॉमी को एक मैकेनिकल खिलौने से एक इंटेलिजेंट एंटिटी में बदलता है। इस पूरी डीप थ्योरी और इंजीनियरिंग के बाद अब उस सवाल पर आते हैं जो हर चीज को ग्राउंड रियलिटी से जोड़ता है। हाँ, एप्लीकेशन की बात करते हैं। इतनी एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स और फ्रैजाइल टेक्निकल लेयर्स बनाने के बाद भी आर्म्ड फोर्सेस इस टेक्नोलॉजी को इतनी मैसिव स्केल पर क्यों डिप्लॉय कर रही हैं? इसका बैटलफील्ड पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और टैक्टिकल एडवांटेज क्या है? मिलिट्री हिस्ट्री में हमेशा से एक रूल रहा है, लॉजिस्टिक्स ही युद्ध जिताती हैं। फौज को लगातार फ्यूल, एम्यूनेशन, खाना और मेडिकल सप्लाईज चाहिए होती हैं। बिल्कुल। और इन सप्लाईज को फ्रंट लाइंस तक पहुंचाने का काम करते हैं लॉजिस्टिक्स कॉन्वॉयज।
दुश्मन हमेशा इन कॉन्वॉयज पर एम्बुश करता है या रास्ते में आईडीज लगाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन ट्रक्स को ह्यूमंस चला रहे हैं जो एक्सट्रीम स्ट्रेस, थकान और डर से गुजर रहे होते हैं। एजीवीज और यूजीवीज इस पूरे ह्यूमन रिस्क फैक्टर को ही एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर इसको एक एक्चुअल कॉम्बैट सिनेरियो में इमेजिन करें, मान लीजिए पहाड़ी इलाके में एक फ्रंट लाइन आउटपोस्ट पर आर्टिलरी शेल्स की जरूरत है। रास्ते पर बहुत भारी बर्फबारी हुई है और दुश्मन आगे छुपा हुआ है। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है ये। हाँ, पुरानी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक कमांडर को इस काम के लिए कम से कम 10-12 सोल्जर्स की एक टीम को इन हेवी ट्रक्स के साथ भेजना पड़ता। वो इंसान अपने परिवार, अपनी जान के रिस्क को लेकर आगे बढ़ते। ट्रू। लेकिन नए लेवल 5 लॉजिस्टिक्स कॉन्वॉय के सिनेरियो में सीन बिल्कुल बदल गया है। ये जो नया मिलिट्री ट्रक जा रहा है, इसमें स्टीयरिंग व्हील तो छोड़िए, आगे इंसान के बैठने के लिए कैबिन ही नहीं बना है। ये बेसिकली पहिए पर रखा हुआ एक आर्मर और सप्लाईज का डब्बा है, जिसके चारों तरफ कैमरास और सेंसर्स लगे हैं। और क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन लाइफ इन डेंजर नहीं है, ये कॉन्वॉय ऐसी सिचुएशंस में भी आगे बढ़ सकता है जहां किसी इंसान को भेजना प्रैक्टिकली सुसाइड माना जाता है। अगर रास्ते में अचानक से पहाड़ खिसकने की वजह से लैंडस्लाइड आ जाए और आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाए, तो इस ऑटोनमस ट्रक का लीडर और विजन सिस्टम मिली सेकेंड्स में उस डिब्री को माप लेगा। उसका कंट्रोल सिस्टम जीपीएस और इंटरनल डिजिटल टेरेन मैप्स को एनालाइज करेगा और समझेगा कि ये रास्ता बंद है। एग्जैक्टली। बिना पैनिक किए, बिना हेडक्वार्टर से कांटेक्ट के अप्रूवल का वेट किए, वो ट्रक इंस्टेंटली एक नया रूट कैलकुलेट करेगा और ऑल्टरनेटिव रास्ते से आउटपोस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर उस नए रास्ते पर दुश्मन का एम्बुश भी हो जाए या ट्रक पर गोलियां चलने लगें, तो कोई पैनिक नहीं होगा, क्योंकि मशीन में डर तो होता नहीं है। सही कहा। वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लगातार ऑप्टिमल पाथ कैलकुलेट करती रहेगी, जबकि जो सोल्जर्स पहले इस ट्रक को चलाने वाले थे, वो अब मीलों दूर एक फोर्टिफाइड सेफ बंकर में बैठे इसे मॉनिटर कर रहे हैं। टैक्टिकल लेवल पर देखें तो ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स का डिजिटाइजेशन नहीं है, ये मास कैजुअलिटीज को प्रैक्टिकली जीरो पर ले आने का एक बहुत बड़ा लीप है। ये कमांडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गेम चेंजर है। फोर्स प्रोटेक्शन सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी आर्मी के लिए, और ये ऑटोनॉमी उस चैलेंज को बाईपास कर रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल वल्नरेबिलिटी की तरफ वापस आना बहुत जरूरी है। हमने लेवल 5 के आदर्श सिनेरियो की बात की, जहां मशीन सब कुछ मैनेज कर लेती है, पर आज की रियलिटी में हम मोस्टली लेवल 3 और उसके आसपास की कंडीशनली ऑटोमेटेड सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे हैं। और वहीं पर उस हैंड ऑफ और ट्रांजिशन ऑफ पावर का कॉन्फ्लिक्ट वापस सामने आता है। सही बात है। इमेजिन करते हैं एक सोल्जर लेवल 3 की एक आर्मर्ड कमांड व्हीकल में बैठा है, गाड़ी खुद ड्राइव कर रही है। सोल्जर की ड्यूटी अब बाहर का पहाड़ी रास्ता देखना नहीं है, वो अंदर स्क्रीन पर टैक्टिकल ड्रोन फुटेज देख रहा है या रेडियो पर कम्युनिकेशन इनक्रिप्ट कर रहा है। मतलब उसका पूरा ध्यान काम पर है। हाँ, उसका दिमाग और उसकी सेंसरी कैपेबिलिटीज पूरी तरह स्क्रीन पर लॉक्ड हैं। अचानक गाड़ी का लिडार एक्सट्रीम धूल की वजह से अंधा हो जाता है, जीपीएस जैमर हिट हो जाता है और रिडार कंफ्यूज होकर कहता है कि रास्ता क्लियर नहीं है। ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है। और इसमें गाड़ी का सिस्टम गिव अप करके बीपिंग शुरू कर देता है कि कंट्रोल लीजिए, मैं नेविगेट नहीं कर सकता। ऐसी एक्सट्रीम स्ट्रेस, केओटिक, हाई स्टेक्स मोमेंट में उस सोल्जर को स्क्रीन से नजर हटाकर आसपास के रियलिटी को समझने में, आगे क्या हो रहा है ये प्रोसेस करने में और तुरंत एक परफेक्ट इवेसिव एक्शन लेने में कितना वक्त लगेगा? बहुत वक्त लग जाएगा। और क्या वो वक्त बैटलफील्ड पर फेटल नहीं होगा? ये इंजीनियरिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डीप क्लैश है। जब दिमाग आउट ऑफ द लूप होता है तो उसे वापस इन द लूप आने में जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है, उसे सिचुएशनल अवेयरनेस रिकवरी कहते हैं। रिसर्च बताती है कि एक आम सिनेरियो में इसमें 5 से 8 सेकंड लग सकते हैं। और कॉम्बैट में 8 सेकंड्स का मतलब एक लाइफ टाइम होता है। एग्जैक्टली। इसलिए मिलिट्री एक्सपर्ट्स हमेशा ये डिबेट करते हैं कि पार्शियल ऑटोनॉमी, जहां मशीन थककर अचानक जिम्मेदारी इंसान पर डाल दे, शायद प्योरली मैनुअल ड्राइविंग से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। सिस्टम पूरी तरह से आजाद होना चाहिए या फिर उसे ह्यूमन कंप्लीटली कंट्रोल करे। बीच का रास्ता हमेशा वल्नरेबिलिटीज पैदा करता है। सही बात है। ये पूरा विश्लेषण सच में हमारे बेसिक अजम्पशंस को हिला देता है। आई थिंक मशीन और ह्यूमन के इस कॉम्प्लेक्स डांस को समराइज करना जरूरी है यहाँ। हाँ, प्लीज समराइज कीजिए। तो इस लंबे और गहरे डिस्कशन से 4 मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो ध्यान में रखने लायक हैं। पहला,
ऑटोनमस प्लेटफॉर्म्स यानी AGVs और UGVs सिर्फ रिमोट कंट्रोल मशीन्स नहीं हैं, बल्कि ये खुद एनवायरनमेंट को सेंस और नेविगेट करने वाले इंटेलिजेंट रोबोटिक सिस्टम्स हैं। परफेक्ट। दूसरा पॉइंट, इन व्हीकल्स की ऑटोनॉमी के लेवल्स को SAJ 3016 स्टैंडर्ड क्लासिफाई करता है, जो लेवल 0 की मैनुअल ड्राइविंग से शुरू होकर लेवल 5 की परफेक्ट कंडीशन फ्री रोबोटिक ऑटोनॉमी तक जाता है। राइट। तीसरा, इस एवोल्यूशन में सबसे बड़ा कंसेप्चुअल शिफ्ट लेवल 3 पर आता है, जहां एनवायरनमेंट को देखने का कॉग्निटिव लोड इंसान के बायोलॉजिकल सेंसर्स से हटकर मशीन के डिजिटल ब्रेन्स पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि सबसे रिस्की स्टेज भी है। हाँ बिल्कुल। और आखिरी पॉइंट, एक गाड़ी फिजिकली इस दुनिया को लाइडार के 3D पॉइंट क्लाउड्स, रिडार की रेडियो वेव्स, विजन कैमरास के कॉन्टेक्स्ट और ऑडोमेट्री के मूवमेंट ट्रैकिंग के कॉम्बिनेशन से समझती है, जिसे एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम हर माइक्रोसेकंड प्रोसेस करता है। इस डीप डाइव ने एक बात पूरी तरह क्लियर कर दी है कि ऑटोनॉमी का ये ट्रांजिशन सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं है, ये इस बात का फंडामेंटल रीइवैल्यूएशन है कि ह्यूमन और मशीन आपस में ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं। सही कहा। और इस ट्रस्ट के बारे में सोचते हुए यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, जिस पर विचार करना जरूरी है। हमने देखा कि लेवल 3 में सिस्टम की सडन वल्नरेबिलिटी ह्यूमन ड्राइवर पर कितना भारी कॉग्निटिव लोड डालती है। अब जरा सोचें, जब आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी एडवांस्ड हो जाएगी, तो क्या हमारा दिमाग नेचुरली इन मशीन्स पर इतना ओवर अलाइंड नहीं हो जाएगा कि कॉम्बैट या आर्म इमरजेंसीज में हमारी खुद की इंस्टिंक्टिव रिएक्शन कैपेबिलिटीज पूरी तरह खत्म हो जाएं? ये बहुत ही वैलिड और डरावना सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपने कंट्रोल पे रखने की कोशिश में हम अपना सबसे प्राइमरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो नहीं खो रहे? इस उलझे हुए ग्रे एरिया और इन कॉम्प्लेक्स सवालों के बीच हम अपना आज का सफर यहीं रोकते हैं। जिस तरह से उस ऑटोनमस गाड़ी ने बिना इंसान के उस माउंटेन पास को नेविगेट करना सीखा है, हमें भी इस लगातार बदलती हुई टेक्नोलॉजी के लैंडस्केप में अपना रास्ता खुद नेविगेट करना होगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में सिर्फ इतना ही।